देखिए, विकास योजनाएं पहुंचाना बिल्कुल आपका मकसद है। सिंह साहब, एक कहावत है राजनीति में कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, लेकिन यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर निकलता है। अब ये रास्ता ही तो बना रहे हैं ना अब आप दिल्ली के लिए, क्योंकि आपकी स्थिति आप देखिए 2019 में मोदी लहर हुआ करती थी, तब आप 17 सीटें जीते थे और 2 सीटें आपके सहयोगी ने जीती थी, 26 जो पूर्वांचल की लोकसभा सीटें आती है। तो कहीं ना कहीं वो माहौल ही तो तैयार कर रहे हैं ना कि हाँ अब चुनाव नजदीक आ गया। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पहचान देख लीजिए। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि इस तरह से खुशहाली भरे कार्य आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता का 14-19 की तरह 2024 में भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की पहचान तो दिखी है, विकास का प्रदेश आज उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश, भगवान राम का प्रदेश उत्तर प्रदेश, कृष्ण का प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए, ये 2024 में इतना उत्तम प्रदेश आपको क्या कुछ सौगात देता है? प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं पीएम मोदी के चुनाव ये दौरे को? आप कर लूंगा जी प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं आज अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, मुझे याद आ गया 2014 का वो चित्र याद आ गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। 2014 का जब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो मुझे याद है कि उन्होंने क्या कहा था। और उन्होंने कहा था कि ना किसी ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे माता गंगा माता ने यहाँ बुलाया है। और मुझे याद आता है कि नमामि गंगे करके गंगा को जो साफ करने की जो योजना थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, करोड़ों अरबों का हुआ, लेकिन गंगा आज तक साफ नहीं हो पाई। निश्चित तौर पे गंगा माता आज माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे। अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बहुत सारी बातें बताने का काम कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ, यही उत्तर प्रदेश है जो आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है, यही वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे आगे है, यही है जहां पर सबसे ज्यादा परीक्षाएं लीक। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर भुवन, गोरखपुर और वाराणसी कब गए अभी? हेलो, गोरखपुर और वाराणसी का दौरा किया आपने कभी? नहीं, मैं गोरखपुर बनारस चुनाव में गया था, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मैं गया नहीं। जाया करिए, बहुत बदल गया है। शायद आप लंबे वक्त बाद गए होंगे, मेरा जाना होता है इसलिए। मैं बहुत बदल गया अब, अखिलेश सरकार के टाइम से बहुत बदल गए दोनों जिले। आप ऐसी आप बात कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, आपकी बात को नहीं झुठला सकता। एक वरिष्ठ और गंभीर पत्रकार के रूप में मैं आपको मानता हूँ, तो चूंकि हम विपक्ष में है तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार को हम लोग यहाँ पर जो बैठे 30 करोड़ लोगों की कृपा से बैठे हैं, हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं इनकी पीठ थपथपाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग बैठे हैं सरकार की जो कमियां है वो सरकार तक पहुंचाए, उसी धर्म को माननीय अखिलेश यादव जी निभाने की कोशिश करते हैं और एक छोटे कार्यकर्ता होने के कारण मैं भी निभाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी, और हम लोग मानते हैं कि ये जो चुनाव है देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। क्योंकि जिस प्रकार जो इन्होंने मध्य प्रदेश में जो प्रयोग करा था वो प्रयोग अब लगातार अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव है वहां पर जारी है। अभी अभी महाराष्ट्र की घटना से आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोकतंत्र, संविधान बचाने की और देश बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सिंह साहब, मैं फिर अपने सहयोगी की तरफ जाऊंगा। सिंह साहब, देखिए ठीक है, आपकी योजना है और वाकई में काम दिखता है, गोरखपुर में भी दिखता है, वाराणसी में दिखता है, लेकिन जो प्रोफेसर साहब ने सवाल उठाया कि गंगा तो सवाल पूछेगी, उस पर तो जवाब देना पड़ेगा सिंह साहब आपको। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से कार्य कर दिया कि जो लोग गंगा के नाम से दहशत होती थी, जो भगवान राम का नाम ही नहीं लेते थे, गंगा साफ हो गई, जाने लगे हैं। और सुन लीजिए, मैं छोटा सा जयप्रकाश जी करने के लिए अयोध्या जाकर और सरयू में स्नान नहीं करते हैं, भगवान राम का दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन पूर्वज की सरकारों के लिए एक कविता कही जाती थी। वो कहा जाता था कि बंसी है गूंगों के पास, दर्पण है अंधों के हाथ, लुट जाए जाने कब कौन, रहबर का रहजन से साथ। जयप्रकाश जी, पहला वाला उत्तर प्रदेश जो अपराधियों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद सर गंगा पे गोलमोल जवाब दे गए आप सिंह साहब। देखिए, गंगा की सफाई अगर आपको देखना हो तो मैं तो अभी पिछले 2 दिन पहले वाराणसी में होकर आया हूं। भव्य
गंगा है, वहां पे दिव्य गंगा है, आप चाहे उस पार जाके स्नान कर लीजिए, चाहे जाके इस पार स्नान कर लीजिए। और जो गंगा प्रयागराज में है, न सिर्फ भारत के, दुनिया के लोग महाकुंभ में। ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से प्रोफेसर साहब। अगर विपक्ष के लोग कहते हैं गंगा के बारे में तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन जब सरकार के लोग उठाने का काम करते हैं, उमा भारती जी ने उस मामले को उठाने का काम करा, तो निश्चित तौर पर सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। और सरकार पे प्रश्न चिन्ह इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं से शुरू करते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, कम से कम उस माँ गंगा के प्रति तो आप ईमानदार रहते। निश्चित तौर पर चलिए मैं लौटूंगा, सिंह साहब लौटूंगा, प्रोफेसर साहब लौटूंगा आपके पास। विशाल हमारे से विशाल, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, जो प्रदर्शन हमने आंकड़े बताए कि कैसे 17 सीटें जीती और 2 सीटें अपना दल एस ने जीती, यानी यहां 19 सीटें जीती 26 में से, और फिर भी बीएसपी और सपा मिलकर लड़े तो ज्यादा सीटें वो भी ठीक ठाक ले गए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है विशाल, अभी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि पूर्वांचल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाए, जिसमें उदाहरण है आजमगढ़ का है, अंबेडकर नगर जिले हैं, जहां इसके अलावा गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, ऐसे जहां पर स्थिति बहुत ही खराब रही है बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में। तो ये टेंशन है और उसका असर लोकसभा में ना पड़े, इसलिए यह भी दौरा काफी मायने है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जेपी आपने बिल्कुल सही बताया कि 26 सीटें ऐसी थी और जिन पर जो है लड़ाई बहुत मजबूत थी और 19 बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। अपना दल ऐसी भी जो सीटें थी उसमें शामिल है। लेकिन इस बार के समीकरण आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बदले हुए हैं, खासतौर से जो सुभाषपा का रुख है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकता है, जिसको लेकर अंदर खाने में बातचीत चल रही है। अगर ये ऐसा होता है तब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि राजभर वोटों की जो संख्या है वो इलाकों में ज़्यादा है। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करते हैं तो अंबेडकर नगर बीजेपी जो है नहीं जीती थी, वहां पर जो है बसपा से जो है रितेश थे, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं और पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था। इसके बाद आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ को जीतकर जो है वहां से दिनेश लाल निरहुआ को जिताकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि अब मुस्लिम बेल्टों में भी बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। यहां तक कि जो यादव वोट बैंक, जो गैर ओबीसी वोट बैंक होता है, उसको लेकर भी जो है बीजेपी ने अपनी प्लानिंग में चेंज किया है। इसके साथ साथ एक चीज और समझनी पड़ेगी कि पूर्वांचल के जो जिले हैं, चाहे जैसा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंदौली के लोगों को बुलाया जाएगा, गाजीपुर के लोगों को बुलाया जाएगा, भदोही के लोगों को बुलाया जाएगा, तो असर डालती है ये सीटें। और बनारस में प्रधानमंत्री को आपको याद होगा जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने 2 दिन यहाँ पर स्टे बिल्कुल डेरा डाला था और तब जाके बनारस की सभी सीटों पर कब्जा भी होता है। ये एक बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूं विशाल, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सिंह साहब भी जुड़ गए। सिंह साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है पूर्वांचल सॉरी माफ कीजिएगा, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े। विजय उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल है सर कि पूर्वांचल सीएम योगी का गढ़ कहिए, पीएम मोदी का गढ़ कहिए, लेकिन पूर्वांचल को पूरी तरह से भेद पाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है। सीधा सवाल है, आपको लग रहा है कि पूर्वांचल कहीं ना कहीं चुनौती है बीजेपी के लिए? ठीक है, स्थिति अच्छी होती है, लेकिन अब जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं 2022 के कुछ जिलों का जहां बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया, 0 सीटें मिली हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में टेंशन है पूर्वांचल? निश्चित तौर पे देखिए 2014 में पूर्वांचल में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, अपोजिशन सीट के लिए तरस गया था। लेकिन 2019 में स्थितियां बदल गई जब सपा बसपा आरएलडी एक साथ आई और 12 सीटों पे कांग्रेस भी उनके साथ थी। तो कई सीटें ऐसी हैं जैसे जौनपुर है, श्रावस्ती है, मऊ है, आजमगढ़ भी है, गाजीपुर है, ये सब सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो वो गठबंधन का कमाल था और बीजेपी हारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उसमें वो 62 अपनी और 2 अपना दल जो उनके सहयोगी हैं, कुल 64 सीटें वो जीत गए। लेकिन बाई इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के, उसमें आप देखिए आजमगढ़ में बीजेपी 6000 वोट से जीत जाती है और ये सीट सपा का गढ़ था और वहाँ से बीजेपी अपने खाते में ले आती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं जो ओम प्रकाश राजभर, ये अभी बीजेपी से इनका तालमेल होने की संभावना दिख रही है। गाजीपुर में बाई इलेक्शन होने की संभावना है, जिसके चलते एक लिटमस टेस्ट बीजेपी का और अपोजिशन का वहाँ होगा। और अगर गाजीपुर में बाई इलेक्शन में जो जीतेगा, अपोजिशन जीतेगा, तो निश्चित तौर पे 2024 में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी और अगर बीजेपी जीतेगी तो उसका दबदबा और ज़्यादा बढ़ेगा। एक अलग सिनेरियो पे, अलग पैरामीटर पे 2024 के चुनाव होने हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री गोरखपुर और वाराणसी का तो ऐसे उन्होंने स्पॉट बनाए हैं जहाँ पे
जहां से लोगों को विकास का मैसेज दे रहे हैं। और दरअसल गोरखपुर और वाराणसी 2 जिले ऐसे हैं, या अयोध्या भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज को भी शामिल करिए, जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें